नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार में शराबबंदी पर गरमाई सियासत, तेजस्वी का आरोप, शराब तस्करी का सबसे बड़ा लाभार्थी सीएम नीतीश का जेडीयू। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश का तीखा वार, ईंधन की कीमतों को कम करने के लिए बीजेपी सरकार को हटाना जरूरी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फ्रेंच मैगजीन ने राफेल मामले में किया नया धमाका, बताया सीबीआई और रेडको थी बिचौलिए को 65 करोड़ रुपए की घूस दिए जाने की जानकारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। बिहार में शराबबंदी पर गरमाई सियासत, तेजस्वी का आरोप, शराब तस्करी का सबसे बड़ा लाभार्थी सीएम नीतीश का जेडीयू। जी हां दोस्तों, बिहार में हफ्ते भर में शराब पीने से होने वाली मौतों को लेकर राजनीति परवान पर है। भारतीय जनता पार्टी ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर नई बहस की शुरुआत कर दी है, तो विपक्ष भी आक्रामक हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल नेता व विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शराबबंदी लागू करने वाले के मन में ही खोट बताते हुए आरोप लगाया है कि शराब की आय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड बिहार में सबसे धनी राजनीतिक दल बन गया है। उन्होंने कहा कि इससे 20,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है, जिसके सबसे बड़े लाभार्थी जेडीयू और बीजेपी के नेता हैं। तेजस्वी ने कहा कि पुलिस की निगरानी में शराब की खुलेआम बिक्री होती है। पुनः तस्करों हवाले करने के लिए जब्त शराब और गाड़ी की थानों से ही बोली लगती है, जिसके बड़े हिस्से से प्रशासन और सत्तारूढ़ नेताओं की जेब गर्म होती है। आरजेडी नेता ने राज्य सरकार से कई सवाल किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग व पुलिस के शीर्ष अफसरों के तालमेल और हिस्सेदारी के बिना दूसरे प्रदेश से बिहार में शराब पहुंचना संभव नहीं है। इसी मिलीभगत के चलते आज तक किसी वरिष्ठ अफसर या सत्तारूढ़ नेता पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि लगातार सबूत मिल रहे हैं। नेता पकड़े भी जा रहे, उनके वीडियो भी मिल रहे, फिर भी कोई जेल नहीं जा रहा। वे पैसे देकर छूट जाते हैं, परंतु गरीब व अनुसूचित जाति के 3 लाख से अधिक लोग, जो पुलिस की जेबों को गर्म करने के योग्य नहीं थे, का जीवन खराब कर दिया गया। तेजस्वी ने कहा कि जो लोग शराबबंदी कानून में जेलों में बंद हैं, वे सभी गरीब और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का तीखा वार, ईंधन की कीमतों को कम करने के लिए बीजेपी सरकार को हटाना जरूरी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि हाल के उपचुनावों में भाजपा की हार के कारण ईंधन की कीमतों में गिरावट आई है और उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में उनकी हार से अन्य वस्तुओं की कीमतों में और गिरावट आएगी। अखिलेश ने ईंधन की बढ़ती कीमतों, कोविड के घोर कुप्रबंधन और किसानों की उपेक्षा के लिए सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनावों के लिए अपने संकल्प पत्र, घोषणा पत्र में छात्रों को लैपटॉप, मुफ्त डेटा और टैबलेट वितरित करने में विफलता के लिए राज्य में भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले 4.5 साल में छात्रों को भूल गई और अब घोषणा की है कि छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री को लैपटॉप चलाना नहीं आता है, इसलिए उन्हें छात्रों के लिए इसके महत्व के बारे में पता नहीं था और उन्हें बांटने के बारे में कभी नहीं सोचा। इसके बजाय उन्होंने अपने पूरे शासन में बुलडोजर का उपयोग करने की बात की। उन्होंने कहा, हम समाजवादी लैपटॉप चला सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बुलडोजर भी चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एलपीजी सिलेंडर का नाम या रंग बदल सकते हैं, लेकिन इसकी बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। फ्रेंच मैगजीन ने राफेल मामले में किया नया धमाका, बताया सीबीआई और रेडको थी बिचौलिए को 65 करोड़ रुपए की घूस दिए जाने की जानकारी। जी हां दोस्तों, राफेल डील मामले पर अब एक और नया खुलासा हुआ है। एक फ्रेंच मैगजीन ने दावा किया है कि सीबीआई और ईडी को बिचौलिए के घूस लेने की जानकारी थी। इस घूस में 65 करोड़ रुपए दिए गए थे। एक फ्रांसीसी ऑनलाइन पत्रिका मीडियापार्ट ने रविवार को फेक इनवॉइस पब्लिश करते हुए दावा किया है कि फ्रांसीसी विमान निर्माता डसॉल्ट एविएशन ने इस डील के लिए भारतीय बिचौलिए को कम से कम 65 करोड़ रुपए दिए गए, ताकि कंपनी भारत के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा हासिल कर सके। रिपोर्ट के अनुसार डसॉल्ट ने ये पैसे भारतीय बिचौलिया सुषेण गुप्ता को दिए थे। इसकी जानकारी सीबीआई को भी थी और ईडी को भी, लेकिन इन एजेंसियों ने इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया। रिपोर्ट के अनुसार इसमें ऑफशोर कंपनियां, संदिग्ध अनुबंध और झूठे चालान शामिल हैं। भारत के संघीय पुलिस बल, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सहयोगियों के पास अक्टूबर 2018 से सबूत हैं कि डसॉल्ट ने कम से कम 65 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। 5 महीने पहले मीडियापार्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि सौदे में संदिग्ध भ्रष्टाचार और पक्षपात की जांच के लिए एक फ्रांसीसी न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था। अप्रैल 2021 की एक रिपोर्ट में ऑनलाइन जर्नल ने दावा किया कि उसके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें दिखाया गया है कि डसॉल्ट और उसके औद्योगिक साझेदार थेल्स, एक रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म, ने बिचौलिए गुप्ता को सौदे के संबंध में गुप्त कमीशन में कई मिलियन यूरो का भुगतान किया है। अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश पैसे 2013 से पहले दिए गए थे।
2004-2013 में सिंगापुर में एक शेल कंपनी इंटरदेव को 14.6 मिलियन यूरो दिए थे। यह कंपनी भी गुप्ता से ही संबंधित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुप्ता से संबंधित एक अन्य अकाउंट स्प्रेडशीट के अनुसार थेल्स ने दूसरी शेल कंपनी को 2.4 मिलियन यूरो का भुगतान किया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी कांड, योगी सरकार की रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नाखुश, रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच का सुझाव। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा पर दायर एक स्टेटस रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की प्रगति को लेकर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि यह हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट में यह कहने के अलावा कुछ भी नहीं है कि और गवाहों से पूछताछ की गई है। कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने का सुझाव दिया और उत्तर प्रदेश सरकार से शुक्रवार तक अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। बता दें कि लखीमपुर खीरी केस में 4 किसानों और एक स्थानीय पत्रकार सहित 8 लोग मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यूपी सरकार से पूछा कि केवल आशीष मिश्रा का फोन ही क्यों जब्त किया गया है और दूसरों के क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि केस में सबूतों का कोई घालमेल न हो, हम मामले की जांच की निगरानी के लिए एक अलग उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज को नियुक्त करने के इच्छुक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन, सेवानिवृत्त, या न्यायमूर्ति रंजीत सिंह, सेवानिवृत्त, लखीमपुर खीरी जांच की देखरेख कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अलग अलग एफआईआर में गवाहों की मिलीभगत पर असंतोष व्यक्त किया और चल रही जांच की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगर नोटबंदी सफल थी तो डिमोनेटाइजेशन के 5 साल पर प्रियंका गांधी के सरकार से 5 सवाल। जी हां दोस्तों, 5 साल पहले आज ही एक दिन हुए ऐलान ने पूरे देश में भूचाल ला दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को देश को संबोधित करते हुए 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान कर दिया। इस फैसले की वजह से कई दिनों तक आम आदमी को पैसों के लिए बैंकों के बाहर लाइन लगाना पड़ा। नोटबंदी के 5 साल होने पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को मोदी सरकार से 5 सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा कि अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ। प्रियंका गांधी ने नोटबंदी को आपदा बताते हुए ट्वीट किया, अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, कालाधन वापस क्यों नहीं आया, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई, महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा। बता दें कि कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल सरकार के नोटबंदी के फैसले की तब से लेकर आज तक आलोचना करते रहे हैं। विपक्ष ने नोटबंदी को भारतीय अर्थव्यवस्था का काला दिन करार दिया था। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में मौजूद काले धन और नकली करेंसी की समस्या से छुटकारे के लिए यह कदम उठाया गया था। संजय राउत का भाजपा पर हमला, पूछा क्या मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का निजीकरण कर दिया है। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार ने जेलों और केंद्रीय जांच एजेंसियों का निजीकरण कर दिया है। राउत ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हाल ही में पार्टी में शामिल हुए और पार्टी की विचारधारा से कोई संबंध नहीं रखने वाले भाजपा नेता हर दिन राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं। राज्यसभा सदस्य राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सरकारी संपत्तियों का निजीकरण कर रहे हैं। क्या जेलों और केंद्रीय जांच एजेंसियों का निजीकरण कर दिया गया है? क्या जेलें आपकी निजी संपत्ति हैं? माना जा रहा है राउत का यह निशाना भाजपा नेता किरीट सोमैया की तरफ था। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद किरीट सोमैया ने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि ईडी ने देशमुख को गिरफ्तार कर लिया, अब दूसरे नेताओं का नंबर आएगा जिनके पास वसूली का पैसा जाता था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी में कलह चरम पर, दिलीप घोष ने कहा जो नेतृत्व से खुश नहीं तो चले जाएं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा के 2 नेताओं के बीच आंतरिक कलह चरम पर पहुंच गई है। पार्टी के अखिल भारतीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने पार्टी के दिग्गज और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय से कहा कि अगर वह नेतृत्व से खुश नहीं है तो चले जाएं। घोष ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है जब रॉय ने भाजपा नेतृत्व पर विशेष रूप से घोष, बंगाल के पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय नेता शिव प्रकाश और केंद्रीय सह पर्यवेक्षक अरविंद मेनन पर हाल के विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद से चारों को निशाना बनाया और उन्हें हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। छापेमारी में 4 महिला शराब तस्कर समेत 25 गिरफ्तार, सैकड़ों लीटर शराब जब्त। जी हां दोस्तों, गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर में हुई जहरीली शराब कांड के बाद एक्शन में आए पुलिस की टीम ने जिले के सभी थाना क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाकर 4 महिला समेत 25 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी आनंद कुमार ने निर्देश के बाद पुलिस की टीम ने लगातार छापेमारी कर देसी व बनावटी शराब को जब्त भी किया है। बताया जा रहा है कि गोपालपुर थाने की पुलिस ने 6 लीटर देसी शराब के साथ 3 महिला तस्करों को गिरफ्तार कर लिया।
सिद्धवलिया थाने की पुलिस ने एक जगह से 20 लीटर चुलाई शराब बरामद की है, जबकि दूसरे जगह से 60 लीटर देसी शराब के साथ एक बाइक पर सवार 2 तस्करों को दबोचा है। कुचायकोट थाने की पुलिस ने 1 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। बरौली थाने की पुलिस ने 5 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। उचकागांव थाने की पुलिस ने 14 लीटर देसी शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। मांझागढ़ थाने की पुलिस ने 215 लीटर विदेशी शराब व एक बाइक के साथ एक तस्कर को दबोच लिया। कटेया थाने की पुलिस ने 200 लीटर शराब के साथ 10 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। विजयपुर थाने की पुलिस ने 5 लीटर शराब बरामद की है। भोरे थाने की पुलिस ने 19 लीटर चुलाई शराब व 800 ml विदेशी शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। फुलवरिया थाने की पुलिस ने 200 लीटर स्पिरिट व 2 लीटर चुलाई शराब के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। हथुआ थाने की पुलिस 1 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है।